हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ईडब्ल्यू ऑफिसर क्लासेस। बच्चों, मैं हूं आशुतोष यादव और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी से संबंधित है। आपने जीव विज्ञान तो जरूर पढ़ा होगा। ये जो आपका टॉपिक है 11th और 12th क्लास में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये है टॉपिक मजेदार। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? आप जैसा जानते हो, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? इतिहास। लेकिन जीव विज्ञान में आप जब पढ़ते हो विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान क्या है? सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होना चाहिए हमारे माइंड में, विज्ञान क्या होता है। जैसे आप सुबह उठते हो, मंजन ब्रश करते हो, तैयार होते हो, फ्रेश होते हो, अपने विद्यालय को आप जाते हो, तो यहाँ पे आप सीक्वेंस से काम करते हो। यानी कि विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो आपको सही कार्य करने को गाइड करता है। इट इज द सिक्वेंशियल मैनर, यानी सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसी क्रम में हमने बात किया है जीव विज्ञान के बारे में, तो चलिए जीव विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जब हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है ना, आपको अच्छे एजुकेशन के लिए हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा ये काम करो, हर तरीके से वो आप गाइड करते हैं। उसी प्रकार से जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे वो कौन थे? वो अरस्तु साहब थे। कौन थे? अरस्तु। याद रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बेटा जी, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? आप लोगों को याद रखना है जीव विज्ञान के पिता कौन है, आप बताएंगे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें से अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है। अब क्या हुआ, जब हिस्ट्री आगे बढ़ने लगी तो उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो कोई भी काम आसान नहीं होता, उसको हमको सरल करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, लैब में गए, इन्होंने छोटे छोटे पौधों को, जंतुओं को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने में ये सक्षम नहीं थे। यानी कि उन्हें बहुत सारे प्लांट तो मिले, एनिमल्स भी मिले, लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं कर पाए। तो लैमार्क ने क्या किया, लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो आप बताएंगे लैमार्क। कौन है बेटा? तो आप बताएंगे लैमार्क। याद रखिएगा, लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत वर्षों तक जीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम शुरू करते हैं, वो काम आपको छोटा लगता है तो आप तुरंत काम को बंद कर देते हैं, लेकिन इनकी सोच देखिए, ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना पूरी जिंदगी जीव विज्ञान के लिए लगा दिया। हम लोग छोटा सा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, कहते हैं अब हमसे होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अरस्तु ने जीव विज्ञान को तो नींव डाल दिया, लेकिन जो शब्द दिया, किन्होंने दिया? अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ बायोलॉजी, तो आप बताएंगे डिस्कवरर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। बट द टर्म, जो शब्द दिया गया था, सबसे पहले जो शब्द दिया था उन्होंने दिया, क्या नाम है उनका? लैमार्क के नाम बताएंगे। लैमार्क, क्या नाम है इनका? लैमार्क। अगर कोई पूछे लैमार्क कौन है, लैमार्क जीव विज्ञान के जनक तो नहीं है, लेकिन लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैमार्क तो आपके हो गए शब्द दिया था, क्या दिया था? शब्द दिया था। अब आगे जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं होती हैं। एक तो जंतु विज्ञान होती है और दूसरी वनस्पति विज्ञान होती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी, तो बच्चों हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में। तो आपने देखा कि अरस्तु साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके साथ हम बात करने वाले थे लैमार्क। लैमार्क एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। द टर्म गिवन बाय लैमार्क इन 1869, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और हम चाहते हैं कि आप बच्चे उनके बारे में जरूर जाने, क्योंकि आप जब जानेंगे इनको कंट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। आप एक वैज्ञानिक हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक के तौर पे आप समझना इसको, बात को बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार से जीव विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जीव विज्ञान के ब्रांचेज को। हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी? अगर कोई आपसे पूछे कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 शाखाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक तो जूलॉजी, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी।
ठीक है, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ये दो शाखाएं हैं किसकी, जीव विज्ञान की। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा, जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। हम जंतुओं के बारे में अध्ययन जब करेंगे तो उसको बोलेंगे जूलॉजी, एंड जब हम पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हम जब प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे बच्चों। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, जूलॉजी के फादर कौन है बेटा, तो आप बताएंगे अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, और बॉटनी को जेफ के फादर जो हैं वो थियोफ्रिस्टस साहब हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अरस्तु, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, और बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रिस्टस साहब हैं, थियोफ्रिस्टस, ठीक है। ये नाम आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है और इस नाम को हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चे बता नहीं पाते हैं, बड़ी दुख की बात है ये आपको समझना होगा कि हमें बेसिक्स बायोलॉजी पता होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या होते हैं, चैप्टर्स तो पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन हम बच्चों को बेसिक्स नहीं बताते। ये आज के टीचरों की सबसे बड़ी कमी है। जो भी टीचर्स इसको पढ़ाए, हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले बच्चों को बेसिक्स बताया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें आगे उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी यदि नहीं पता रहेंगी तो। खैर वो तो स्कूल वालों का मुद्दा है, हमारा मुद्दा आपको पढ़ाना और सही गाइडलाइन देना। तो चलिए बात करते हैं अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु को मैंने बताया था जीव विज्ञान के पिता हैं, और बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रिस्टस साहब हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है जो मुझे समझना होगा, जो आपको समझना होगा, जो मुझे भी समझना होगा, वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु जो कि जूलॉजी के फादर है, उन्होंने 500 से अधिक किस्म के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया है। 500 से अधिक किस्म के जंतुओं के बारे में अध्ययन किया है, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट में जीवों को देखा है, ठीक है। तो इनके पुस्तक का नाम पूछा गया है कई बार, एसएससी जीडीएस में, एसएससी सीजीएल में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि जूलॉजी के फादर जो अरस्तु हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो आप बताएंगे हिस्टोरिया जूलॉजिका, ऐसे बताएंगे आप, हिस्टोरिया जूलॉजिका, ठीक है बेटा, जूलॉजिका, इसका नाम याद रखिएगा। हिस्टोरिया जूलॉजिका किसकी पुस्तक का नाम है, अरस्तु के पुस्तक का नाम है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके 11th की बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला चैप्टर जो शुरू है द लिविंग वर्ल्ड है, सजीवों की दुनिया है, लेकिन सजीवों की दुनिया में कहीं भी ऐसे पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ठीक है। हिस्टोरिया जूलॉजिका जो है आपके अरस्तु की पुस्तक का नाम है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बॉटनी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा, थियोफ्रिस्टस साहब हैं। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रिस्टस साहब हैं। इनकी भी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, नाम बताइए। तो अगर बताएंगे आप हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। मेरे साथ कहीं पे आप नोट भी करते चलो, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो आप सुन तो लोगे लेकिन फिर से भूल जाओगे, लेकिन ये आपको नहीं करना, आपको हमेशा याद रखना है। कहीं आप पेन और पेंसिल से इसको नोट कर लो कि हिस्टोरिया प्लांट। तो बच्चों आपने पिछले क्लास में हमारा देखा था कि किस प्रकार से शाखाएं, दो ब्रांचेज जीव विज्ञान की होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया था जूलॉजी, और दूसरा बताया था आपको बॉटनी। दो ब्रांचेज होती हैं, ध्यान रखना है आपको, दो ब्रांचेज होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ये बायोलॉजी के दो मुख्य ब्रांचेज होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु, और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रिस्टस साहब। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है, बुक लिखी है उन्होंने, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया या हिस्टोरिया जूलॉजिका, दो नाम से नाम जाता है। या तो आप उनको हिस्टोरिया जूलॉजिका बोलिए या हिस्टोरिया एनिमेलिया, दोनों पुस्तक का नाम सही है। अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी में फादर आपके हैं थियोफ्रिस्टस साहब। उन्होंने 500 से अधिक किस्म के पौधों का वर्णन किया है, जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। यहां तक मैंने आपको बताया। बच्चों अभी तक आपने देखा जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी जो है जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। अब जंतु विज्ञान के पिता जो है आपके कौन है, अरस्तु साहब हैं। अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे अरस्तु। यदि बॉटनी के फादर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, थियोफ्रिस्टस, ठीक है, लिखते भी चले साथ में, थियोफ्रिस्टस, ठीक है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु और बॉटनी के जो है फादर है थियोफ्रिस्टस।
अब हम बात करते हैं, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी है, बुक, जिसका नाम है हिस्टोरिया जूलॉजिका। ठीक है, स्पेलिंग वेरिएशन हो सकती है, स्पेलिंग के लिए चिंता मत करिए, स्पेलिंग जो भी होगी हम उसको सुधार देंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक में अलग अलग प्रकार की स्पेलिंग जूलॉजिका की लिखी हुई है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं थियोफ्रिस्टस की बुक का नाम, उनके नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये बुक का नाम है। थियोफ्रिस्टस के बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 से अधिक किस्म के पौधों का वर्णन मिलता है। ठीक है बेटा, 500 से अधिक किस्म के पौधों का वर्णन मिलता है। जंतु विज्ञान की बात करें तो इसमें 500 से अधिक जंतुओं के किस्मों का वर्णन मिलता है। तो आपको दो चीजें बता दी गई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करना है तो यहां समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहां देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे विविध प्रकार के जंतु और पादप हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर विविध प्रकार के पादप और विविध प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। अब इन पादपों में अलग अलग प्रकार के पादप हैं, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, टेरोडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। अगर हम बात करें एनिमल की तो एनिमल्स में भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो बच्चों आपको बेसिक चीजें समझना होगा। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी से लेकर बहु कोशिकीय जीवधारियों का एक समावेश है हमारी पृथ्वी पर। आपने एल्गी देखी होगी, आपने फंगी देखी होगी, आपने टेरोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी छोटे से लेकर बड़े पौधे और छोटे से लेकर विशालतम जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बहुत टफ होता है, लेकिन सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है मालूम है? कार्ल वान लिनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही समझना होगा हमके। कार्ल वान लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है बच्चों। वर्गीकरण का पिता कौन है? कार्ल वान लिनियस साहब को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये पता होना चाहिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल वान लिनियस। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, कार्ल वान लिनियस। इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही जबरदस्त और फेमस रहा। जब ये खोज कर रहे थे जीवों के बारे में तो उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने बच्चों हार नहीं माना। हम लोग छोटी छोटी चीजों में हार मान लेते हैं तो ये हमारी अच्छी आदत नहीं होती है। सोचो, जो आपके बुक में जो भी राइटर लिखे हैं, जो ऑथर हैं या जो डिस्कवरर हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, और आपको कह दिया जाए बेटा आपको 4 घंटा स्टडी करना है तो आपको बड़ी परेशानी होती है, बाप रे 4 घंटा बोल दिया। तो ऐसा नहीं होना है। उनके कंट्रीब्यूशन देखो, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है जीव विज्ञान के फील्ड में लगा दी। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है कार्ल वान लिनियस साहब। कार्ल वान लिनियस ने क्या किया था? द्विनाम पद्धति दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? द्विनाम पद्धति। अब देखिए, लिख देते हैं यहाँ पे द्विनाम पद्धति, आप ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति। ठीक है, याद रखना है आपको, द्विनाम पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति सबसे पहले किसने दिया था? यदि कोई पूछे तो आप बताएंगे कार्ल वान लिनियस या कैरोलस लिनियस। ठीक है, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन्होंने किया क्या था, इनके कंट्रीब्यूशन बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई थी, एक जीनस का बनाया और दूसरा स्पीसीज का बनाया। तो जो जीनस है वो बताया कि नहीं, जो भी पहला लेटर लिखा जाएगा वो स्मॉल में नहीं होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कोर है। यदि आप कभी टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो कैरोलस लिनियस का नाम आपको याद होना चाहिए, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल वान लिनियस या कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया विशेष रूप से, एक वंश दूसरा जाति।
क्या बताया? एक वंश बताया, ठीक है, एक वंश बताया और दूसरी जाति बताई। तो वंश और जाति का समावेश किया, वंश और जाति दो चीजों के बारे में उन्होंने बताया। तो बच्चों हम आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में 5 जगत के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। ठीक है, 1969 में 5 जगत के वर्गीकरण का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत कौन कौन से बनाए? देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोनेरा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मोनेरा। मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जगत होता है, मोनेरा, इसको क्या बोलते हैं? मोनेरा। सबसे पहला क्लास जो है आपका मोनेरा हो गया, मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा, ये दूसरा जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, ठीक है, ये आपका दूसरा किंगडम है, प्रोटिस्टा। तीसरा जो है फंजाई है, जिसको हम आप क्या बोलते हैं? कवक, इसको आप कवक बोलेंगे हिंदी में। और नंबर चौथा प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी, जिसको पादप बोलते हैं। और लास्ट में जो है 5वें नंबर पे है एनिमेलिया, एनिमेलिया, जिसको आप बोलते हैं जंतु। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 जगत दिखाए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम क्या था? आर.एच. व्हिटेकर था। उन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया। अब 5 जगत के बारे में एक एक करके स्टडी देखते हैं कि 5 जगत में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। तो मोनेरा की यदि बात करें तो मोनेरा में आपको प्रोकैरियोटिक क्या मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक। इसमें जो मोनेरा के सदस्य होंगे वो आपके प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कहने का मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस एब्सेंट, या न्यूक्लियस होगा भी तो बहुत ही इंसिपिएंट होगा, बहुत ही कम होगा। तो प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। मोनेरा जगत के जितने भी सदस्य थे वो सब के सब कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, इसमें आएंगे आपके बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, 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 यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया। ये सब किस? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो आप देख पा रहे हैं ना कि बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया के टाइप हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब मोनेरा जगत में रखे गए हैं, ठीक है। मोनेरा जगत में जितने प्रकार की बैक्टीरिया हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया हो, वो सब के सब बैक्टीरिया किसमें रखे गए हैं? मोनेरा जगत में रखे गए हैं। ये बात आपको समझनी होगी। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की। तो प्रोटिस्टा जगत में बात करते हैं तो इसमें यूकैरियोटिक जीव आएंगे। हमने मोनेरा जगत में जब बात किया था, जब हमने मोनेरा जगत में बात किया था तो हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात किया था। जब हमने मोनेरा जगत में बात किया था तो हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात किया था। अब हम जब आगे बढ़ेंगे और आएंगे किस पर? प्रोटिस्टा जगत में, तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। जितने भी यूकैरियोटिक जीव है वो सब के सब किसमें सम्मिलित किए गए हैं? प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। अब प्रोटिस्टा जगत में क्या होंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक, एक्वोटिक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, एक्वोटिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यूकैरियोटिक होंगे प्लस एक्वोटिक होंगे। एक्वोटिक का मतलब ये होता है, एक्वोटिक का मतलब ये होता है कि ये जल में रहने वाले ऐसे जीव जो जल में पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो जल में पाए जाते हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। यूकैरियोटिक होंगे और जल में पाए जाने वाले जीव होंगे। तो जितने भी जल में पाए जाने वाले जीव हैं और यूकैरियोटिक हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो सब के सब प्रोटोजोआ जितने भी हैं, चाहे वो आपका रोग फैलाने वाला हो, चाहे आपका बेनिफिशियल हो, मतलब लाभकारी प्रोटोजोआ हो, किसी भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के प्रोटोजोआस होंगे वो सब के सब आपके प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम,
हाँ, ये आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब के सब प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए आगे कवक की बात कर लेते हैं। कवक, फंगी। फंगी क्या होता है? जैसा आप देखे हैं बचपन में, आप देखते थे भुकड़ी लग गई, आप कहते थे भुकड़ी लग गई। कभी आप अचार में देखा होगा भुकड़ी लग गई, रोटी पर देखा होगा भुकड़ी लग गई। तो जो भुकड़ी होती है ना, उसको आप कवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में? कवक लग है वो। और कवक की खोज सर्वप्रथम ईजे बटलर ने किया था, याद रखिएगा। ईजे बटलर को कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। कहीं कहीं मिचेली का भी नाम आता है, लेकिन कवक के फादर ईजे बटलर साहब है। ठीक है, ईजे बटलर को जो है आपका फंगस का फादर कहा जाता है, फंजाई का फादर। और कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे। तो कवक क्या होता है? कवक विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी का मतलब ये खाना अपना खुद से नहीं बनाते हैं बच्चों, ये खाना दूसरों से लेते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग क्या हैं? हम लोग विविध पोषी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। हमारे अंदर क्या फोटोसिंथेसिस होती है बेटा? नहीं होती। हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हम हेटेरोट्रॉफ है। हमें सब्जी चाहिए तो हम मार्केट से जाते हैं, सब्जी ले आते हैं। हमें दूध चाहिए, हमने गाय पाल रखी है, हम वहां से दूध ले लेते हैं। तो कहने का मतलब हम डिपेंड हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉफ हो गए। इसी प्रकार से कवक भी हैं, कवक भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं तैयार करते, बल्कि दूसरों से अपना भोजन ले लेते हैं। कैसे लेंगे? जैसे कि कोई डेड बॉडी है, वो बहुत दिनों से पड़ी हुई है, सड़ रही है, तो वहां से वो क्या करेंगे? अपना भोजन ले लेंगे। अपना भोजन एक कवक जाल होता है, जिसको आप लोग माइसीलियम बोलते हो। क्लास 11th में ये एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने जरूर पढ़ा होगा यदि आपने 11th के स्टूडेंट होंगे या 11th पास कर लिया होगा। तो वहां पे आपको माइसीलियम के बारे में बताया गया होगा। कवक जाल होता है जो कि पूरे के पूरे लेयर को कवर कर लेता है, बॉडी सरफेस को कवर कर लेता है। हिस्टोरिया होता है, हिस्टोरिया एक चूसक होता है जिसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके द्वारा कवक अपना भोजन ले लेते हैं। तो कवक क्या होते हैं? कवक विविध पोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी यूकैरियोटिक ही होते हैं बेटा, याद रखना है, भूलना नहीं आपको। यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कहने का मतलब विविध पोषी होते हैं और विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ये सभी जगह पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह पाए जाएंगे। ये मिट्टी में भी, जल में भी, हवा में भी, जहां पे भी जीवन संभव है ना, वहां पे कवक पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कवक के। अब हम बात करते हैं प्लांटी के बारे में, पादप के बारे में। तो पादप आप जानते हैं, पादप बहुकोशिकीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एक सेल नहीं होती, इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे आप अगर किसी प्लांट के टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, आम जो है, जाइलम, फ्लोएम, अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की। और उन सभी प्लांट्स के अंदर ये अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये बहुकोशिकीय हो गए, क्योंकि इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या बहुत ढेर सारी है। और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय। और फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब प्रकाश संश्लेषी, ये खाना खुद से बना लेते हैं, इसलिए तो इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं बेटा? जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसा आपको लेक्चर बता रहा हूं, समझा रहा हूँ, क्योंकि डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता दूंगा। यदि कोई पॉइंट रह जाएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम दोबारा उसको सॉल्व जरूर करेंगे बेटा। लेकिन आप लोग घर पे जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल, आपकी मेहनत जहां पे हमारी जरूरत होगी, हम तुरंत आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन शर्त इतनी है बेटा कि आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पादप के बारे में चर्चा करते हुए लास्ट जो पॉइंट बचता है, जंतु। जंतुओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जंतु हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एनिमेलिया जगत के प्राणी होते हैं, जो जंतु जगत के प्राणी होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। हम लोग क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम लोग क्या हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स हैं। हम लोग अपना खाना दूसरों से लेते हैं। और यूकैरियोटिक इसलिए है, क्योंकि यूकैरियोटिक इसलिए है क्योंकि बेटा हम एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर सेल्स होती हैं
और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, हम लोग भी तो बहुकोशिकीय हैं, हमारे भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, 200 प्रकार की सेल्स होती है मानव में, ध्यान रखिएगा। 200 प्रकार की कोशिकाएं मानव में पाई जाती हैं। इसको अगर कोई पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, तो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, it is a very important concept about the biology subject, but in the field of biology many teachers are not be recognizable this point of view, but teachers are avoided only two categories, eukaryote and prokaryote. If you talk about 200 cells, then neuron cells, bone cells, lymphocytes, erythrocytes, different kinds of cells, so we called as the 200 types of cells. 200 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि इंसिपिएंट नहीं होता, वास्तविक होता है, रियल न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी वजह से तो हम लोग यूकैरियोट हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर, यू का मतलब क्या होता है, आज हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेटा ध्यान देखो। यू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, कभी भी भूलोगे नहीं। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, कभी आप ये नहीं बोलोगे। देखो यू जहां भी आ जाए, यू आता है ना, देखो यू आ रहा है, यू का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब हो गया ट्रू। जहां पे यू आ जाए इसका मतलब होता है वास्तविक, यानी हमारे अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या है, एनिमिलिया जगत में रखे गए हैं। यदि हमारे में वास्तविक केंद्रक ना पाया जाता तो हम लोग शायद मुनेरा जगत में रखे जाते, हम लोग प्रोकैरियोट में रखे जाते। तो ये आपके प्यारा सा जो लेक्चर आपको मैंने बताया, 5 जगत का वर्गीकरण पद्धति, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको दिया है। यदि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उम्मीद है कि आपको कभी भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। बस एक बार आजमा के देखिए, हम आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लाते रहेंगे, बीच बीच में अच्छे एडवाइस आपको देते रहेंगे बच्चों। लेकिन मेरी शर्त यही है कि जो मैं आपको लेक्चर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उस लेक्चर को आप जरूर एक बार अपने बुक से कंठस्थ करिए। यदि आप अपने बुक से कंठस्थ करेंगे तो यकीन मानिए मेरा लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चे, आपके लिए हम नए नए वीडियोस और लाते रहेंगे, और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो में, एक उत्साहित वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय।